रासायनिक बल गति है क्या? जो चैप्टर का नाम है कि रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं बेटा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें क्या होगा, रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। एक तो हमारे पास क्या होगा, ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें क्या होगा, हम जो केमिकल रिएक्शन है, जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, उनका हमें क्या देखना है, वेग ज्ञात करना है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है और इस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का जहां पर हम अध्ययन करते हैं, ये वेग कैसे प्रभावित हो रहा है, उस विज्ञान को कहते हैं हम, रासायन विज्ञान की शाखा कौन सी है, उसे कहते हैं रासायनिक बल गति। जहां पर वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक बल गति। तो ये है बेटा रासायनिक बल गति हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, पहली बात चलती, क्योंकि इसमें हमने रासायनिक वेग का अध्ययन करना है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है ना। तो ये कहता है देखो, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्ग किए गए, तीन भाग बनाए गए। पहले यदि हम देखेंगे तो ये है तत्कालिक, तात्कालिक, तात्कालिक, ठीक है ना, या आयनिक अभिक्रिया, जो बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया होती है, वो आयनिक अभिक्रिया होती है। जो आयन होते हैं जिनमें बने हुए हैं, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं। दूसरा फिर उसके बाद है, ठीक है ना, वो है अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, जिनको मैंने कहा 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, है ना, तो वो कहलाती वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरी जो अभिक्रिया होती है वो है मंद रिएक्शन, मंद अभिक्रिया यानी स्लो रिएक्शन। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी का हम अध्ययन करें, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, किसके आधार पर, उनके वेग के आधार पर। रासायनिक वेग के आधार पर हमने अभिक्रिया, तीन प्रकार की अभिक्रिया, एक तो जो है तुरंत होने वाली अभिक्रिया जिसको हम क्या बोलेंगे, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरी हमारे पास हो गई अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। और तीसरे नंबर की होगी स्लो रिएक्शन, है तो स्लो, वेरी स्लो नहीं है, ध्यान रखना आपको, वेरी स्लो नहीं है बल्कि स्लो रिएक्शंस है, मंद अभिक्रियाएं हैं जिनका समय एक दिन 24 घंटे 36 घंटे लग जाते हैं इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर, इनका अध्ययन तो होगा लेकिन कम होगा, ठीक है ना। मेन अभिक्रियाएं जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करते हैं वो यही है, ठीक है ना, जिसे जिसमें हम अभिक्रिया का भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो पहले हम पढ़ते हैं बेटा, पहला नंबर है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि उसे सामान्य विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है, तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सामान्य विधियों से हम उनका वेग नहीं ज्ञात कर सकते कि हमने क्या किया, जैसे सामान्य विधियां कितना टाइम लगा रहा है ना, तो इन सामान्य विधियों से इसका क्या नहीं किया जा सकता, वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। आयनिक अभिक्रिया तात्कालिक अभिक्रिया होती है। देखो जैसे मान लीजिए हमने कहा Ag प्लस और Cl माइनस, ये तो क्या है, आयन है बेटा। तो ये आयन क्या होंगे, बहुत तुरंत गति से जुड़ करके AgCl बना देंगे, पलक झपकते ही ये क्या कर देंगे, AgCl बना देंगे। तो तब हम ऐसी स्थिति में हम इसका वेग ज्ञान नहीं कर पाएंगे। हमारा पलक झपकते आ गया तो हमें टाइम कैसे नोट करेंगे, कितना टाइम हुआ, नहीं कर सकते, सामान्य विधियां नहीं, ठीक है ना। और ये देखो बेटा, ये आयनों के मध्य होती है, दो आयन है, ये आयन है हमारे पास, इन आयनों के मध्य ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। तथा इनकी गति देखो, इनकी गति इतनी अधिक होती है कि पलक झपकने से पूर्व क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, बहुत तेज गति से होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ये देखेंगे तो NaCl को जब हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट में डालते हैं AgNO3 में, ठीक है ना। तो ये पलक झपकते क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट बना देगा, NaNO3 बना देगा और प्लस AgCl बना देगा, सिल्वर क्लोराइड। तुरंत इन्होंने क्या बना दिया, सोडियम नाइट्रेट बना दिया, ठीक है। अब इसमें हम कैसे पता लगाएंगे, देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये सोडियम Na पॉजिटिव के रूप में और Cl नेगेटिव के रूप में रहता है। जब घोलेंगे इसको मोल्टन स्टेट में डालेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो Ag पॉजिटिव और
NO3 नेगेटिव, ये इस रूप में रहते हैं। तो Ag क्या होगा, Cl के साथ जुड़ जाता है तुरंत और NO3 के साथ जुड़ जाता है। तो ये बहुत तीव्र गति से होती है ना, बहुत। ये देखो, उपरोक्त अभिक्रिया Ag प्लस आयन Cl माइनस आयन से संयुक्त होकर AgCl बनाते हैं। और इस अभिक्रिया में देखो, इस अभिक्रिया की गति बहुत अधिक होती है, बहुत तेज गति से होती है, ठीक है ना, यानी कि पलक झपकने से पहले अभिक्रिया हो, ठीक है ना। तो इन अभिक्रियाओं को बोलते हैं तात्कालिक अभिक्रिया, ठीक है ना, तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया। तात्क्षणिक भी शब्द ही होता बेटा, है ना, तात्क्षणिक शब्द भी यूज होता है इसके लिए, तो ध्यान रखना, तात्क्षणिक शब्द भी इसके उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर है बेटा अति मंद अभिक्रिया, जो वेरी स्लो रिएक्शंस होती है, वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये जो स्लो रिएक्शन वो तो होती थी आयनों के मध्य, ये किसके मध्य हो रही है, देखो ये अणुओं के मध्य हो रही है। ये किसके मध्य हो रही है, अणुओं के मध्य। वहां किसके मध्य हुआ था, आयनों के मध्य। यहाँ किसके मध्य हो रही, अणुओं के मध्य। ये ध्यान रखना हो, ठीक है ना। देखो, अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाओं को आणविक अभिक्रिया कहते हैं, वैसे तो हम आणविक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इनकी जो क्रिया करने की दशा है वो बहुत मंद होती है, इसलिए इनको मंद अभिक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन होती क्या है, ये आणविक अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में देखो, इन अभिक्रियाओं की गति कम होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती तो है, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। इनमें से देखो, इनमें कुछ अभिक्रियाओं की गति इतनी कम होती है कि कई दिनों या कई वर्षों में भी उनमें कोई दर्शनीय या मापनीय परिवर्तन नहीं होता है। कई माने दिन भी लग जाते हैं और मापने योग्य जो है क्या परिवर्तन उसमें नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उदाहरण के लिए उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, देखो उत्प्रेरक के अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके ये क्या करता है, H2O बनाता है। लेकिन ये कह रहा है देखो, उत्प्रेरक नहीं डालना इसमें, है ना। अनुपस्थिति में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संयोग से जल बनाने की अभिक्रिया की गति इतनी कम होती है कि कई वर्षों में भी उसको विशेष उसमें परिवर्तन नहीं होता है, कई वर्षों में ये परिवर्तन नहीं हो पाएगा, इतनी स्लो होती, ठीक है ना। तो इसलिए बिना उत्प्रेरक के, ठीक है ना। अब तीसरे जो प्रकार की रिएक्शन है वो है मंद अभिक्रिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मंद अभिक्रिया। इसी का हम इस पूरे चैप्टर में इस मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, स्लो रिएक्शन। देखो, अधिकांश आणविक अभिक्रियाएं सामान्य गति से होती है। देखो, ये भी कैसी अभिक्रिया है, ये आणविक अभिक्रिया है, अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रिया, आणविक अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया है, आणविक अभिक्रिया है, अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रिया, ठीक है ना। ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है, या तो कुछ मिनट लगेंगे उसको या कुछ घंटे लगेंगे जो पूर्ण हो जाती है ना। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है, देखो एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया। तो ये है बेटा हमारे पास CH3COOH, इसका नाम क्या है, बताओ बेटा। ये आप लोगों को बोलते रहना ताकि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी याद होती चले जाए। इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल, देखो यहाँ लिखा हुआ भी एसिटिक अम्ल, क्या बोलेंगे इसको, एसिटिक अम्ल। ये CH3COOH है ना, क्या होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। प्लस इसमें एथेनॉल की अभिक्रिया कराएंगे, CH3CH2OH, एथेनॉल आप जानते हैं, इसको एथेनॉल है ना। एथेनॉल भी कह सकते हैं, यहाँ एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल साधारण नाम है इसका, क्या नाम है बेटा इसका, एथिल अल्कोहल। OH ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एथिल शब्द ही हो गया, एथिल अल्कोहल, ये एसिटिक एसिड है, जिसको हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल, ये एथेनॉल है, और ये क्या है, एथेनोइक अम्ल। तो इन दोनों की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो इससे एस्टर का फॉर्मेशन होता है बेटा, क्या बनता है, एस्टर बनता है, CH3
COO C2H5 और प्लस इसमें H2। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, एथिल। इसका नाम क्या है, एस्टर है। और इसका एस्टर, एस्टर के साथ साथ हम क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर बोलते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, एथिल शब्द ये लगा हुआ है और ये एसीटेट शब्द है। जहां पर भी क्या होगा, CH3COO होगा, ये एसीटेट होता है बेटा। क्या होता है, एसीटेट। इसको हम एसीटेट, इसके आगे सोडियम लगा दो तो सोडियम एसीटेट, एथिल लगा दो तो एसिड एथिल एसीटेट, मेथिल लगा दो तो मेथिल एसीटेट। ठीक है, कुछ भी लगाओगे तो वो उसका एसीटेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये नाम है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एथिल एसिटेट बन जाता है, साथ साथ में एस्टोनिक। ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, मंद अभिक्रिया, धीमी गति से होने वाले अभिक्रिया। ये मिनट कुछ घंटे लगा देती है। ठीक है ना, कुछ घंटों में पूरी हो जाती है बेटा, है ना। ये ध्यान रखना कि जब हम एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं तो एक सुंदर सी गंध वाले, फलों के पकने वाली गंध, फलों के पकने वाली गंध, कैसी गंध होती है बेटा इसकी, जैसे फल पकते हैं। ठीक है ना, फलों के पकने वाली गंध इसमें आती है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया हुआ था इस, हाँ, पिछली बार जो टेस्ट हुआ था, जो सुपर 100 वाला आया था, कि फलों के पकने वाली गंध किसकी होती है, तो ये एस्टर की होती है। एस्टर जो है फलों के पकने वाली गंध देते हैं। ठीक है ना, ये हमने रिएक्शन, इसको हमने प्रैक्टिकली सॉल्व भी किया था, प्रैक्टिकल में बताया था बना करके, है ना। आप लोगों को सुनाया था कि ये देखो फलों के पकने वाली गंध आ रही है ना। तो इस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं बेटा, है ना। तो ये देखो ये क्या होगा, इस अभिक्रिया का हम रासायनिक विज्ञान कर सकते हैं। देखो उसके बाद दूसरा है इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका हमें अपघटन करवाना है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 2H2O2। दो तो उसके मॉलिक्यूल है बेटा, ये दो मॉलिक्यूल है H2O2। हम फॉर्मूला उसका H2O2 है। दो तो उसके आगे क्या लगा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के दो मॉलिक्यूल है, H2O2 है। क्या है, H2O2। तो जब हम इसका अपघटन करवाते हैं तो मालूम क्या बना देता है, ये टू मॉलिक्यूल H2O बना देता है और ये ऑक्सीजन निकल जाती है। प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा है, प्रबल ऑक्सीकारक। ये कैसा है, प्रबल ऑक्सीकारक। देखो किसी चीज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक है, किसी चीज का भी यहाँ ऑक्सीकरण कर सकता है, कि चाहे यहाँ ऑक्सीजन जाएगा वहां ऑक्सीकरण हो जाएगा, है ना। और उसके बाद देखो बेटा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। यदि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हमारे पास दिया हुआ है और इसका अपघटन हो रहा है, तो अपघटन क्या हो रहा है, NO2 के फॉर्म में और प्लस O2 के रूप में। इसके दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से निकाले। देखो इन अभिक्रियाओं का वेग मापा जा सकता है ना। क्यों मापा जा सकता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग ताप, दाब, सांद्रण में परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। ताप दाब सांद्रण का प्रभाव का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। इस अध्ययन से उस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में या बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना, क्रियाविधि की उपयोगी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है इस विधि द्वारा। ठीक है ना, ये है बेटा हमारे पास मंद अभिक्रिया। अब है पहला, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। ठीक है ना, कि अभिक्रिया का वेग क्या हुआ, जिस अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है, लेकिन अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे, कैसे पता लगेगा हमें अभिक्रिया का वेग इतना है। ठीक है ना, तो हमें जानने के लिए पहले हम अभिक्रिया के वेग की परिभाषा देखते हैं। अभिक्रिया के वेग की परिभाषा क्या हो सकती है, देखो बेटा, ये कहता है इकाई समय में। ये बहुत बार ये शब्द यूज होता है इकाई समय में। इकाई समय से क्या तात्पर्य होगा बेटा, कोई बता सकता है इकाई समय से क्या तात्पर्य होगा, इकाई समय। सर 1 सेकंड। बिल्कुल, इकाई समय। और कोई बच्चा बताएगा, इन्होंने कहा 1 सेकंड, और कोई,
और कोई बताओ सर भैया। 1 प्रति सेकंड। 1 प्रति सेकंड, हाँ चलो 1 सेकंड या 1 प्रति सेकंड। और कोई बताओ। इकाई समय से मतलब क्या हुआ? इकाई, इकाई शब्द का मतलब क्या हुआ? एक से। आप सर एक एक से, निश्चित समय। हाँ? निश्चित समय नहीं एक होगा, एक निश्चित समय सेकंड हो सर। सकता है, इकाई नहीं, निश्चित नहीं होगा, ध्यान रखो। 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, इकाई है ना। 1 घंटा हो सकता है, ये है इकाई समय। 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है ना। वहां पर हमें इकाई लेना होगा, इकाई समय में, यानी कि 1 घंटे में, 1 मिनट में, है ना। तो इकाई समय में लेंगे, तो इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन। क्या शब्द कहा है? ध्यान रखना परिभाषा। इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद, किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, इसकी जो सांद्रता है उसमें जो परिवर्तन होगा, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहेंगे। किस प्रकार से होगा बेटा? देखो, इकाई समय में हमें क्या करना, मान लीजिए इकाई समय हमने क्या लिया? 1 मिनट में, है ना। चलो हमने क्या लिया? 1 मिनट। मान लीजिए यहां पर हमने कुछ अभिकारक लिए, अभिकारक लिए, और यहां हमने 5 ग्राम लिया, अभिकारक पदार्थ 5 ग्राम लिया। ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है ना, उत्पाद जिसको हम कह रहे हैं। ये अब हमने क्या किया? 1 मिनट लिया, क्या लिया? 1 मिनट। और ये 5 ग्राम जो अभिकारक हमने लिया था, इस 5 ग्राम में से 2 ग्राम क्या हो गया? प्रोडक्ट बन गया। यहाँ कितना बचेगा? 3 ग्राम बचेगा। 2 ग्राम तो कहाँ चलेगा? प्रोडक्ट में बचेगा, 3 ग्राम यहाँ अवशेष रहेगा। तो ये कहता, देखो, इकाई समय में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में, है ना, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आया, है ना, परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। यहाँ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन आया, देखो यहाँ के इसकी सांद्रता क्या हो गई? कम हो गई। इसकी सांद्रता क्या हो गई? बढ़ गई। पहले यहाँ शून्य सांद्रता थी, यहाँ क्या थी? 5 ग्राम वाली सांद्रता थी। अब कुछ अणु यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गए, तो इसकी सांद्रता में क्या आई? कमी आई, यहाँ कमी आई। ये क्या हो गया? इसकी सांद्रता अधिक हो गई। इसमें क्या आई? कमी आई, और इसमें क्या आई? अधिकता। तो ये ध्यान रखना होगा कि इकाई परिभाषा कैसे लिखेंगे। अभिकार, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक भी हो सकता है बेटा और उत्पाद होता है, उनकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा। ये हुआ बेटा अभिक्रिया का वेग, जिसको हम सिंपल रूप में हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना। ये इस प्रकार से देख, अब देखो, यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहां पर क्या होगा? देखो, अतः अभिक्रिया का वेग को, अभिक्रिया को दो प्रकार के से व्यक्त किया जा सकता है, दो प्रकार से। एक तो क्या होगा? किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी के रूप में। पहले जब अभिकारक का क्या हो रहा होगा? सांद्रता में कमी आ रही होगी, उस समय हम अभिक्रिया का वेग देख रहे होंगे। और दूसरा क्या होगा? किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, वेग के रूप में। जब उत्पाद, यहां पर क्या होगा? दो प्रकार की कंडीशन आएगी। जो हमारे पास ए है, रिएक्टेंट है, इसके सांद्रता में कमी के रूप में, ये अभिक्रिया का वेग है बेटा। जब कमी हो रही है अभिक्रिया, जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में कमी हो रही होगी, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एक तो हमने देख लिया अभिक्रिया का वेग हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कहां से ज्ञात कर सकते हैं? जो हमारे पास उत्पाद है उसकी सांद्रता में जितनी वृद्धि हो रही होगी
वो भी क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। दो रूपों में आ सकता है, सांद्रता में वृद्धि किसकी, उत्पाद की, और अभिकारक की सांद्रता में कमी, वो दोनों ही क्या कहलाएंगे, अभिक्रिया का वेग। दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर सक पाएंगे।